नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है नवीन स्विस संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 18 अप्रैल 1999 को जो स्विट्ज़रलैंड का नवीन संविधान लागू हुआ, उसमें पूर्व की संवैधानिक व्यवस्था की तुलना में बहुत अधिक व्यापक रूप था और उसमें मूल अधिकारों का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया था। नवीन संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए एक पूरा अध्याय रखा गया है तथा संविधान के प्रारंभ में ही शीर्षक 2 और अध्याय 1 के अंतर्गत व्यापक रूप से मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 7 से लेकर अनुच्छेद 36 तक में कुल 30 अनुच्छेदों में नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं अन्य विविध प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है। स्विस संविधान के इस अधिकार पत्र की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, पहली बात है सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। स्विट्जरलैंड के संविधान का पहला अध्याय, जिनमें मूल अधिकारों का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है, विश्व के अन्य किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 30 अनुच्छेद हैं। ये अनुच्छेद 7 से लेकर अनुच्छेद 36 तक हैं। मौलिक अधिकारों के अध्याय 1 के प्रारंभ में ही अनुच्छेद 7 में इसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है और उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा तथा इसकी रक्षा की जाएगी। मौलिक अधिकारों के इस अध्याय में नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और अन्य विविध प्रकार के अधिकारों का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण और जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक अधिकार समझे जाते हैं, वो सारे के सारे स्विट्जरलैंड के संविधान में दिए गए हैं। मूल अधिकारों के संबंध में पूरी तरह से स्पष्ट व्यवस्था से यह अधिकार पत्र जो है वो अत्यंत विस्तृत हो गया है। दूसरी जो विशेषता है वो अगर हम देखें तो वो ये है कि व्यावहारिकता पर आधारित मूल अधिकार है। जो नया स्विस संविधान है उसमें जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे वास्तविकता पर आधारित हैं और सारे समाज के लिए उपयोगी हैं। सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड के संविधान में स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं। संविधान द्वारा बच्चों और युवकों को विशेष संरक्षण दिया गया है। सभी नागरिकों को संकट व असमर्थता की स्थिति होने पर सहयोग और सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही भाषा, विज्ञान, कला की स्वतंत्रता तथा प्राथमिक शिक्षा के अधिकार द्वारा लोगों के शिक्षा और भाषा संबंधी हितों की रक्षा का प्रबंधन किया गया है। संविधान में धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता के अधिकार की भी व्यवस्था की गई है, जिससे समाज में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिले। इस प्रकार इन अधिकारों द्वारा समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के हितों को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया है। मूल अधिकार सीमित हैं, निरंकुश नहीं है। अनुच्छेद 36 के अनुसार मौलिक अधिकारों का परिसीमन आवश्यक है। जनहित या अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दरअसल स्विट्जरलैंड के नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो असीमित नहीं है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी सीमाओं का जो उल्लेख किया गया है उसमें मुख्यतः पब्लिक इंटरेस्ट और किसी अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए मूल अधिकारों के कानून को सीमित किया जा सकता है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड के जो मूल अधिकार हैं वो असीमित नहीं हैं। चौथी बात यह है कि मूल अधिकारों का जो कार्यान्वयन की व्यवस्था की गई है वह कार्यान्वयन के लिए ये कोशिश की गई है कि मौलिक अधिकारों का लाभ समाज के सभी व्यक्तियों को मिले और इन अधिकारों के उपयोग द्वारा वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि अधिकारों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसकी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए। स्विट्जरलैंड के संविधान का अनुच्छेद 35 जो है वो मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन की बात कहता है। 35 के अनुसार मौलिक अधिकारों का कार्यान्वयन संपूर्ण कानूनी व्यवस्था द्वारा किया जाएगा, अर्थात एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसका काम है कि फंडामेंटल राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन कर पाए तथा राज्य के दायित्वों का निर्वहन करने वाले फंडामेंटल राइट्स का सम्मान करेंगे। जो भी स्टेट की ड्यूटीज़ का पालन करते हैं, निर्वहन करते हैं, उन्हें मूल अधिकारों का सम्मान करना ही होगा और उनको क्रियान्वयन करने में, उनके इम्प्लीमेंटेशन करने में अपना पूरा सहयोग देना पड़ेगा।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्विट्ज़रलैंड का नया संविधान है वो 18 अप्रैल 1999 से लागू हुआ और उसमें स्विट्ज़रलैंड के मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्यवस्था की गई है। हम जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड ने 1848 में जो अपना संविधान लागू किया था उसमें भी नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए थे, किंतु 1848 के संविधान के अंतर्गत औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव था। संविधान की लगभग 25 धाराओं में जो अलग अलग स्थानों पे आई हैं उसमें नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। दरअसल अगर आप देखें स्विट्ज़रलैंड के जो संविधान की विशेषता अगर आप देखें तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, स्विट्ज़रलैंड जो की शासन व्यवस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र सबसे बड़ा गुण है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो गुण है जिसमें लोगों को शासन में भागीदारी लेने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया जाता था और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भागीदारी के प्रोत्साहन करने के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन भी हैं। इसीलिए हैंस हुबर एक विचारक है, वो कहते हैं कि संवैधानिक अधिकारों में कानून के समक्ष समानता का अधिकार निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस अधिकार का स्विट्ज़रलैंड के संविधान में पूरा ध्यान रखा गया है। फ्रांस की राज्य क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया। अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि बताइए फ्रांस की राज्य क्रांति ने दुनिया को क्या दिया? तो फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया था। क्रांति के बाद फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 में नवीन संविधान में जो घोषणा की थी वो मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल किया गया था और इससे नागरिकों को कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप देने की प्रथा प्रारंभ हुई। तो दुनिया में कौन सा ऐसा संविधान है जिससे नागरिकों को अधिकार देने की संवैधानिक प्रथा आरंभ हुई? तो उसका उत्तर है फ्रांस की क्रांति, क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने सबसे पहले अपने नागरिकों को विधिवत कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान में लिखकर अधिकार दिए थे। उसके बाद कौन सा देश आता है? उसके बाद देश आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 1789 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 1791 यानी 1791 में पहले 10 संशोधनों द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संविधान का अंग बनाया और ये संशोधन ही सामूहिक रूप से अधिकार पत्र कहलाए। इसका प्रभाव अलग अलग यूरोप के देशों पर पड़ा और यूरोपीय राज्यों के संविधानों पर पड़ा। जहाँ तक स्विट्ज़रलैंड का सवाल है तो स्विट्ज़रलैंड ने 1848 के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दिए थे, लेकिन कोई औपचारिक अधिकार पत्र नहीं था। अब ये जो नवीन स्विस संविधान है इसमें औपचारिक अधिकार पत्र है। हमने देखा कि संविधान के प्रारंभ में ही शीर्षक 2 अध्याय 1 के अंतर्गत व्यापक रूप से मौलिक अधिकारों का वर्णन और संविधान के अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक में कुल 30 अनुच्छेदों में नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और अन्य विविध प्रकार के अधिकारों का उल्लेख है। तो ये जो स्विट्ज़रलैंड का अधिकार पत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक स्विट्ज़रलैंड के मौलिक अधिकारों का सवाल आता है तो आपसे पूछा जाता है तो आपको लिखना है कि उसमें स्विट्ज़रलैंड के वर्तमान संविधान यानी 18 अप्रैल 1999 से लागू किए गए संविधान में प्रथम अध्याय में अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक मौलिक अधिकारों का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान संविधान में जो स्विट्ज़रलैंड के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनका अगर हम विवेचन करें तो मुख्यतः है मानवीय गरिमा। अब मानवीय गरिमा की प्रेरणा कहाँ से मिली? हम सभी जानते हैं कि 10 दिसंबर 1948 को डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा पत्र जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में घोषित हुई थी। तो 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं क्योंकि इसी दिन नियत किया गया कि इंसान को इंसान के रूप में जीने के लिए, मानवीय गरिमा से जीने के लिए कुछ मूलभूत अधिकार होते हैं और उन मूलभूत अधिकारों को चिन्हित कर इस अधिकार पत्र की घोषणा की। तो स्विट्ज़रलैंड के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर भी 10 दिसंबर 1948 के घोषणा पत्र का प्रभाव है, उससे प्रभावित होकर दिया गया है। दूसरा मुख्य अधिकार क्या है? कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 8(1) बोलता है कि सभी स्विस नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ विशेष रूप से जन्म, जाति, लिंग, आयु, भाषा, सामाजिक स्थिति, जीवन शैली, धर्म,
दार्शनिक या राजनीतिक धारणाओं अथवा शारीरिक या मानसिक अयोग्यताओं के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त है। विधि निर्माण द्वारा विशेष रूप से परिवार, शिक्षा व कार्य के क्षेत्र में कानून एवं व्यवहार में समानता सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 8(1) में लिखा गया है। इसी तरह से एक और मौलिक अधिकार है, वो है स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण और सद्भाव के सिद्धांत। संविधान का अनुच्छेद 9 प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्य द्वारा उसके साथ बिना किसी मनमानी या स्वेच्छाचारिता के सद्भावनापूर्वक व्यवहार किया जाए। इसी तरह से जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरी बात, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में स्विट्जरलैंड के नवीन संविधान के अनुच्छेद 10 में जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है तथा मृत्युदंड निषिद्ध अथवा वर्जित है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। विशेष रूप से शारीरिक व मानसिक स्वस्थता एवं भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। किसी के प्रति क्रूर, हिंसक और अमानवीय या निम्नतर का व्यवहार दंड निषिद्ध अथवा वर्जित है। इसी तरह से जो अन्य अधिकार हैं वो देखें तो बच्चों और युवकों को संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। अनुच्छेद 11 में बच्चों और युवाओं को विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया है कि बच्चों एवं युवकों को उनकी स्वास्थ्यता एवं विकास को बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त है। वे अपनी योग्यता का, क्षमता के अनुरूप इस अधिकार का प्रयोग करेंगे। छठी बात, संकट में सहायता प्राप्त करने का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 12 अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो कि ये कहता है कि संकट में जो है वो अधिकार प्राप्त है। किस तरह का अधिकार प्राप्त है संकट में? संकट में जो है संकट या असमर्थता की स्थिति होगी तो लोग जो अपना देखभाल नहीं कर सकते उन्हें सहयोग और सहायता का अधिकार प्राप्त है तथा उतने ही साधन प्राप्त करने का अधिकार है कि वह सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। इसी तरह से 7वां अधिकार, एकांतता अथवा गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को संविधान के द्वारा पारिवारिक स्वतंत्रता तथा घरों की सुरक्षा का अधिकार भी दिया गया है, जिससे व्यक्ति अपना पारिवारिक और सामाजिक जीवन सम्मानपूर्वक प्राप्त कर सके। अनुच्छेद 13 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने निजी एवं पारिवारिक जीवन को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। उन्हें घर, डाक एवं दूरसंचार की गोपनीयता का भी अधिकार प्रदान किया गया है। सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित ब्यौरे का दुरुपयोग न करने की सुरक्षा दी गई है। ये बहुत अहम है। हम जानते हैं कि आजकल ई क्रांति के युग में अक्सर हमारा डेटा चोरी हो जाता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसकी चोरी हो जाता है। स्विट्जरलैंड ने अपने नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित ब्यौरे का दुरुपयोग न हो, ऐसी सुरक्षा दी गई है। अनुच्छेद 14 के अनुसार नागरिकों को विवाह व परिवार के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। इस प्रकार एकांतता एवं गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, बहुत महत्वपूर्ण है, उसका अधिकार नागरिकों को दिया गया है। 8वां अधिकार, धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता का अधिकार। नवीन संविधान के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाते हुए सभी नागरिकों को समान रूप से धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 15 ये कहता है कि सभी लोगों को धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं ताकि वह अपने धर्म और दर्शन की धारणाओं का चयन कर सके तथा इसे व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से अन्य लोगों के साथ प्रकट करने का अधिकार दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य धार्मिक समुदाय की सदस्यता में शामिल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। संविधान धर्म के आधार पर नागरिकों के मध्य किसी प्रकार के भेदभाव का प्रतिषेध करता है। इसके साथ ही 9वां अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, विचार एवं सूचना की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन। नवीन संविधान का अनुच्छेद 16 के द्वारा नागरिकों को विचार एवं सूचना की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें अभिव्यक्त करने और उनके प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार सूचना प्राप्त करने और उसे आसान तरीकों से इकट्ठा करने और उसके प्रचार करने के अधिकार
अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान में भी राइट टू इन्फॉर्मेशन अनुच्छेद 19 में दिया गया है। स्विट्जरलैंड के संविधान में अनुच्छेद 16 में ऐसा अधिकार प्रदान किया गया है। इसके साथ ही मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 17 ये कहता है स्विट्जरलैंड के कि प्रेस, रेडियो, टेलीविजन और अन्य कार्यक्रम को बनाने व सूचनाओं के सार्वजनिक प्रसारण व अन्य साधनों की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। इसी प्रकार भाषा की स्वतंत्रता है। नवीन संविधान का अनुच्छेद 18 के द्वारा भाषा की स्वतंत्रता की गारंटी है। अनुच्छेद 19 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 20 विज्ञान की स्वतंत्रता प्रदान करता है, वैज्ञानिक शोध और शिक्षण की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 21 कला की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 22 सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 23 संघ की स्वतंत्रता है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति संघ या संस्था का निर्माण कर सकता है और उसमें भाग ले सकता है, उसकी गतिविधियों को संचालित कर सकता है। अनुच्छेद 24 अधिवास या निवास की स्वतंत्रता देता है। इसके अनुसार स्विट्जरलैंड के नागरिकों को अपने देश में कहीं भी निवास करने का अधिकार है। उन्हें स्विट्जरलैंड से बाहर जाने तथा वापस लौटने का भी अधिकार प्राप्त है। इसी तरह से अनुच्छेद 25 बहुत अहम है। जबरदस्ती या बलपूर्वक निष्कासन, प्रत्यर्पण एवं स्थानांतरण से संरक्षण दिया गया है। स्विस नागरिकों को जबरदस्ती देश से निष्कासित नहीं किया जा सकता। उन्हें केवल अपनी इच्छा से ही विदेशों में प्रत्यर्पित किया जा सकता है। शरणार्थियों को भी जबरदस्ती देश के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। उन्हें उन देशों में प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जहां उनका उत्पीड़न किया जाता हो। इसी के साथ संपत्ति का अधिकार, व्यक्ति के द्वारा श्रेष्ठता से सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके, इसीलिए अनुच्छेद 26 संपत्ति के अधिकार की गारंटी भी देता है। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति अथवा उसके स्वामित्व का अधिग्रहण करने पर उसे संपत्ति का पूरा मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 26 में लिखा है। आर्थिक स्वतंत्रता, संविधान का अनुच्छेद 27 नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने, अपनी स्वतंत्र रूप से उसका अभिवृद्धि करने और अपनी आर्थिक क्रियाकलापों को स्वतंत्र रूप से निष्पादित करने का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड का संविधान बहुत महत्वपूर्ण अधिकार देता है। अनुच्छेद 28 संघ से जुड़ने और संगठित होने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 29 सामान्य प्रक्रिया की गारंटी देता है। अनुच्छेद 29D कानूनी कार्यवाही की गारंटी देता है। अनुच्छेद 30 न्यायिक कार्यवाहियों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 30 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जिसके मुकदमे का निर्णय न्यायिक कार्यवाही के द्वारा होना है, उसे अधिकार है कि उसका निर्णय ऐसे न्यायालय के द्वारा हो जो कानून द्वारा निर्मित हो, जिसका अपना क्षेत्राधिकार हो तथा जो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। तो इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई दीवानी मुकदमा लाया जाता है तो उसे यह अधिकार है कि वह न्यायालय के द्वारा उसके निवास के निकटतम स्थान पर मुकदमे की सुनवाई की जाए। तो उचित आपराधिक प्रक्रिया का अधिकार भी अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 33 याचिका का अधिकार देता है और अनुच्छेद 34 राजनीतिक अधिकार देता है, जिसमें नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है। राजनीतिक अधिकारों में स्वतंत्र रूप से व्यक्ति अपने विचारों का निर्माण कर सकता है और उन्हें मूल स्वरूप में अभिव्यक्त कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड के संविधान में मौलिक अधिकारों का एक विस्तृत दस्तावेज है, लेकिन मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 36 में ये कहा गया है कि मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध के लिए कानूनी आधार आवश्यक है। गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की सीमाएं पूर्वानुमान एवं संविधि द्वारा ही लगाई जाएंगी। इस प्रकार मौलिक अधिकारों पर सीमाएं या प्रतिबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुपात में ही होनी चाहिए। मूल अधिकारों का सार जो है वो दिया गया है। तो स्विस संविधानों में अधिकारों की सीमाओं का उल्लेख इस उद्देश्य के लिए किया गया है कि शासन नागरिकों के मूल अधिकारों में मनमाना हस्तक्षेप न करे। तो आप जो है स्विट्जरलैंड के नागरिकों के अधिकार पत्र की मुख्य विशेषताएं नवीन संविधान के अनुसार इसको तैयार कीजिए इस सवाल को, और मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकारों की सीमाएं क्या है, मूल अधिकारों का कार्यान्वयन कैसे होता है, कार्यान्वयन का अनुच्छेद 35 का अध्ययन करें, जिसमें संपूर्ण कानूनी व्यवस्था द्वारा कार्यान्वित किए जाने का प्रावधान है। तो आप जो है इन सारे जो स्विट्जरलैंड के संविधान का मूल अधिकार पत्र है जो कि अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक है, उसका अध्ययन करें और इसको तैयार करें, और इस पर कोई दिक्कत हो तो हम आगे बात करते हैं। लेकिन साथ ही आप ये भी देखें कि इस खंड में से अक्सर छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी आते हैं।
तो इस प्रकार आप देखें कि वो पूछते हैं कि बताइए किन किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और सारे आपको वो जो अनुच्छेद हैं उसको क्रमवार उसकी अध्ययन करना चाहिए। और इसका जो है, इससे अक्सर सवाल आते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच।